स्टार्ट किया जाए और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आइगन वेक्टर्स के बारे में, दैट इज बेसिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। और ये आइगन वेक्टर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे ही क्वेश्चंस के गेट एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो लोग का जो आइगन वेक्टर टॉपिक है जो वीक है, वो लोग अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये काफी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए ये वीडियो। इसमें जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला, ये बहुत कुछ आप लोग के काम आएगा। सो आप इसको देखो, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स लिखा हुआ है। और मैं आपको ये बोल दूं कि आइगन वेक्टर्स ये कब पढ़ते हैं हम लोग, जब आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहां पे 2-3 वीडियोस आइगन वैल्यूज पे बेस बनाए हुए हैं, और पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आइगन वेक्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आइगन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे वहां पे बनाए, जिसका जो कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यू का, वो आइगन वेक्टर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आइगन वेक्टर्स कैसे अपन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सैटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये इक्वेशन मेरे पास लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे पास, ये है नल मैट्रिक्स। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, यहाँ पे नल मैट्रिक्स, जहां के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। और अगर बात करो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैपिटल एक्स है आइगन वेक्टर, जो हम लोग आज का मेन एजेंडा होने वाला है। और आइगन वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है सेट ऑफ वेरिएबल्स, और उसी वेरिएबल्स को हम लोग फाइंड करते हैं x1, x2, x3, xn। ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है जो आइगन वेक्टर्स हम लिखते हैं। समटाइम्स इसको रो वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज x1, x2, x3 अप टू xn। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ऑर्डर आपको दिख रहा है n क्रॉस n, n क्रॉस 1, n क्रॉस 1। सो ये दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर मैं देखो ये a यहाँ पे क्या है, a इज अ सिस्टम मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसके लिए आपको फाइंड करना है यहाँ पे आइगन वेक्टर्स। और वहां पे आप देखोगे तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और x है मेरे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज x1, x2, x3, है ना। कुछ सॉल्यूशन में आपको x, y, z इस फॉर्म में भी आपको दिख सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको a गिवन है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल में लैम्डा होता क्या है, वहां पे लैम्डा होता है मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपन जब आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको उसके लिए लैम्डा की वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यूज वहां पे पता होने चाहिए उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, जिसके लिए हम लोग आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो आइगन वेक्टर्स है वो डिपेंडेंट है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स पे। समझ में आ रही है चीज। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं, ये इक्वेशन देखो, मैं a माइनस लैम्डा आई, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू ये हो गया 0। ठीक है, अगर मैं ये x का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं यहाँ पे, सो ये हो जाएगा ax माइनस लैम्डा x, i की वैल्यू तो 1 होती है मेरे पास, और इसका फॉर्म आ जाएगा मेरे पास 0। सो ये हो गया मेरे पास ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये इक्वेशन आपको मिल रहा है। ये एक और इक्वेशन है जहां पे क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रेम होता है, और अपन जितने भी आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं इस वाले इक्वेशन के साथ में। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो इतना आप लोग आराम से नोट करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेने वाला हूं, और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग आइगन वेक्टर्स की जो नाम की चीज है उसको हम लोग पूरा यहाँ पे मस्त सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि होता क्या आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो आप आराम से नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर से रिलेटेड जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कैसे अपन आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको आइगन वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे पता है, आपको अगर फाइंड करना है, तो उस केस में आपको पहले आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, सो एक काम कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मैं इसका आइगन वैल्यूज फाइंड करूंगा तो कितनी आइगन वैल्यूज मुझे मिलेंगी, यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू मुझे मिलेंगी। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मेरे पास गिवन है यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा 4 5 3 माइनस लैम्डा, इसका अगर अपन डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, सो ये हो गया मेरे पास 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा
और -14 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे को मिल गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। तो लैम्डा यहाँ पे हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा यहाँ से कॉमन हो गया, लैम्डा माइनस 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अपने पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही है, लैम्डा माइनस 7 कॉमन हो गए और लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ गया -2 और एक आ गया मेरे पास 7। तो ये हो गया मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या है मेरे पास? आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपको समझ में आ गया। अगर इसी आइगन वैल्यू को अपने को यूज करना है आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, तो आपको तो पता ही है कि मैट्रिक्स जो होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और वो इक्वेशन देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, और वो इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई, और इसका जो ऑर्डर होता है वो है n क्रॉस n x n क्रॉस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ऑर्डर हो गया n क्रॉस 1। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखता हूं तो सबसे पहले आप देखो कि जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 क्रॉस 2 का। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स में लिख रहा हूं a माइनस लैम्डा आई, ये हो गया 2 क्रॉस 2, ये हो गया x 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे ध्यान दो, जो मैट्रिक्स A यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अपन 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मेरे पास आइगन जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? सो अगर मैं यहाँ पे चलो लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करता हूं और वहां से आइगन वेक्टर्स निकालता हूं, देखो क्या आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने a पुट किया तो a की वैल्यू मेरे पास देखो गिवन है यहाँ पे 2 4 और ये हो गया 5 3। ये मैट्रिक्स मेरे पास -2, ओके, और i की वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? इसको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर, आइगन वेक्टर्स के साथ में। और आप ध्यान दिए होंगे आइगन वेक्टर हम लोग लिखते कैसे? कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, x1 x2 x3 अप टू xn। तो वहां पे जो ये नंबर ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स है वो कितने हैं? वो है वहां पे टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो उसका ऑर्डर क्या लिखे थे हम लोग? आप याद करो, n क्रॉस 1। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 क्रॉस 1 है, मतलब कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे, और 2 वेरिएबल को जो सेट बनेगा वही इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x1 और ये लिया मैंने x2। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है? चाहो तो आप यहाँ पे x और y के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। आप अपना नाम भी लिख सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल ही तो है उसको। ठीक, सो ये हो गया मेरे पास x एंड y, और ये हो गया नल मैट्रिक्स 0 0। ये 2 क्रॉस 1 का यहाँ पे नल मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ से देखता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, सो ये लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व हो रहा है। सो ये हो गया 2 माइनस -2, और ये कितना हुआ मेरे पास टोटल? यहाँ पे हो गया 4, ओके, और ये हो गया मेरे पास ये भी 4, और नीचे यहाँ पे हो गया 5, और ये भी 5। ठीक, सो इतना आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे आई थिंक। और यहाँ पे हो गया x एंड y, और ये हो गया 0 0। ठीक, अगर आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का फॉर्म दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा है? ये फॉर्म आपको दिख रहा है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा। ठीक, अब देखो इसका यूज ऐसा होता क्या है कि कैसे अपन मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स को पढ़ते हैं, अपन वो देख लेते हैं। आप ध्यान दो कि हम लोग जब अपने स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज में आते हैं तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन होते हैं, 3 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन होते हैं, 4 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन होते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? तो मैट्रिक्स का जो ये लिखा हुआ है, ये पार्ट आपके पास जो लिखा हुआ है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। और इसमें कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ से यहाँ दिखेगा आपको 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गया 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। और अपने को ये भी पता है कि भाई जब भी अपन किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो अपने पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑल द वेरिएबल्स। क्या बोल रहा हूं आपके पास में कि अगर अपने को x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, यूनिक वैल्यू, तो वहां पे आपके पास
जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए, लेकिन आप यहां पे ध्यान से देखो कि x और y जो दो वेरिएबल है उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं। आपको कितना इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे? दो इक्वेशन, लेकिन एक्चुअल में ना ये एक ही इक्वेशन है। सर कैसे, समझ में नहीं आया? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं दोनों में से यहाँ पे कंबाइन करता हूं तो यहां से मैंने अगर 4 कॉमन निकाला तो 0 हो गया, और यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला तो भी 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है x plus y is equal to 0 को। So only we have only one equation to solve two variables। इसका मतलब क्या अपने पास? इसका मतलब ये है कि अगर अपने को x और y की वैल्यूज मिलेंगी तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि वहां पे x plus y is equal to 0 एक ही इक्वेशन है, एंड वी हैव टू वेरिएबल्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया x plus y is equal to 0, so x is equal to minus y और x divided by y is equal to minus 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं x by y is equal to minus 1 by 1। यार यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भले मुझे यहाँ पे x और y की यूनिक वैल्यूज नहीं मिली है, लेकिन मुझे x और y के यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है उसका रेशियो मिला है मुझे, और रेशियो कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पे? रेशियो -1/1 का रेशियो है। और जब भी कोई वेरिएबल रेशियो के फॉर्म में होते हैं तो हम लोग वहां पे कांस्टेंट को लेके आते हैं। अब देखो मैं कांस्टेंट को कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखना आप लोग यहाँ पे। तो ये हो गया x by y is equal to -k divided by k। क्या आपको समझ में आया क्या? सो ये हो गया मेरे पास x और y का रेशियो -1/1, और उसको मैंने कांस्टेंट k के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये जो जितना भी कैलकुलेशन चल रहा था, ये जितना भी कैलकुलेशन था वो किसके लिए था मेरे पास? लैम्डा इक्वल टू 7, लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए हम लोग फाइंड कर रहे थे। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो आइगन वेक्टर्स आया है, आइगन वेक्टर्स का जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है उसका रेशियो आया है -1/1। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि जो लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए हम लोग यहाँ पे निकाले आइगन वेक्टर्स, वो आइगन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया। देखो ये x1, कैपिटल x1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं xy, और ये आ गया मेरे पास -1 और ये 1। सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 -1, ये भी तो हो सकता है। सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं k -k और ये हो गया k। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल पॉसिबल है। सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? आप बताओ तो मेरे को, k डिवाइड बाई -k। तो मैं बोलूंगा आपको ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे x और y का जो रेशियो है वो बस होना चाहिए -1/1। उसके x के करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है -1 या 1 -1, या फिर k के फॉर्म में -k और k -k। तो यहाँ पे इसको आराम से नोट कर लो। फिर हम लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए भी पूरा पढ़ने वाले, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक आइगन वेक्टर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, जिसमें आइगन वेक्टर जो आया उसके x और y की जो वैल्यूज है ना, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो आप आराम से इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया हुआ है, इस कैलकुलेशन में लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए फाइंड किया। अब एक काम करते हैं, अपन लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो होप सो आप इसको पूरा नोट कर लिए होंगे, क्योंकि मैं इसी में अभी एडिटिंग करने वाला हूँ। और एडिटिंग देखो कैसे होने वाली है, ये तो ठीक है यहाँ पे, और ये हो गया लैम्डा इक्वल टू 7। लैम्डा इक्वल टू 7 आप पुट करोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा 7। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 7 हो गई। अगर जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया मेरे पास 2 - 7, कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पे देखो -5 आ रहा है, और 4 - 0, तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 4 - 0, मतलब ये हो गया 4। और अगर मैं थर्ड वैल्यू की बात करूं यहाँ पे 5 - 0, इसका मतलब ये है 5, और 3 - 7, तो इसका मतलब यहाँ पे है -4। सो ये वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसको अपने को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ पे इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, सो इक्वेशन का फॉर्म कैसा होना चाहिए? ये होगा -5x + 4y इज इक्वल टू 0 और 5x - 4y इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो अगेन आपको वो सिचुएशन आ रहा है जो लास्ट सिचुएशन अपने पास आया था। और इस सिचुएशन में अपने पास क्या है कि वी हैव टू अननोन वेरिएबल्स x एंड y, दैट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स। और उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास कितने इक्वेशन है?
दो इक्वेशन है क्या? नहीं, अपने पास अभी भी यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे माइनस कॉमन में ले लेता हूं, सो ये दोनों से जो फॉर्म मिलेगा आपको एक ही फॉर्म मिलेगा, और वो फॉर्म है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों एक्चुअली में एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब कंफर्म सी बात ये है कि x और y का जो यहाँ पे सॉल्यूशन आने वाला है वो यूनिक नहीं होगा, वो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। सो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, सो ये हो गया मेरे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 4y। सो अगेन x और y का जो रेशियो आ रहा है वो है 4/5 ऑफ x और y का अगर रेशियो आ रहा है 4/5, इसका मतलब है कि वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूं कैसे? 4k डिवाइड बाई 5k। क्या आपको समझ में आया क्या? अगर मैं यहाँ पे आइगन वेक्टर्स का फॉर्म लिखता हूं, देखना यहाँ पे आप लोग आइगन वेक्टर्स का फॉर्म मैं कैसे लिख रहा हूं। सो ये हो गया x2 द सेकंड आइगन वेक्टर, ठीक है, और इसका फॉर्म हो गया मेरे पास x और ये हो गया y, ठीक, और इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 5, ठीक। अगर मैं k के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं 4k और ये हो गया 5k। सो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वैल्यूज कौन से यहाँ पे? एक तो -2 है और एक यहाँ पे 7 है, और जब हम लोग 7 के लिए फाइंड किए तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स क्या आ गया मेरे पास? 4 5 या 4k और 5k। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? सो इसका आप फिर से पूरा नोट करो, लैम्डा इक्वल टू 7 से यहां से फिर से स्टार्ट करो और एंड तक यहाँ पे आप नोट करते रहो। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का एक्सप्लेनेशन फिर से देने वाला हूं। इसमें और भी डिस्कशन बाकी है कि कैसे ये आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको आराम से नोट कर लो। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल, और उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे उसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं, और वहां से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आइगन वेक्टर्स के लिए जो हाईली इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको एग्जाम में दिखेगा बिल्कुल, वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिया था वो था 2 4 5 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है यहाँ पे, और इस मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया था तो मुझे मिला था आइगन वैल्यू सबसे पहले मिला था यहाँ पे 7, ठीक है। पहले मैंने लिखा था यहाँ पे -2 के लिए लिखा था लैम्डा इक्वल टू -2, और दूसरा आइगन वैल्यू मैंने लिखा था यहाँ पे 7, ठीक। अभी लैम्डा इक्वल टू -2 है, लैम्डा 2 इक्वल टू 7 है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने आइगन वेक्टर भी लिखा था, आपको याद होगा, ये हो गया x और y, और वो फॉर्म था मेरे पास -1 1, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग -k या k। क्या आपको समझ में आया जो मैंने लिखा हुआ है? अगर मैं ध्यान से देखूं दूसरे वाले आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास जो आइगन वेक्टर आया था, अगर मैं इसको फॉर्म कर रहा हूं तो ये दिखेगा मुझे x और y ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, और ये हो जाएगा 4 और ये 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और मैंने लिखा था इसको 4k 5k। अब सर ये आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है ना। मैंने k के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, क्योंकि अपने पास जो x की वैल्यू मिल रही है, जो y की वैल्यू मिल रही है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल रही है, उसमें से एक मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, उसका जो कोएफिशिएंट है 4 और 5 का, एक्चुअल में ये होना चाहिए 4k और 5k, समझ में आ रहा है? और सेम एज इट इज यहाँ पे -k और k के फॉर्म में, तो ओरिजिनल ये इसका ये फॉर्म है जो अपन कांस्टेंट, अब ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। किसी भी रेशियो को, जब भी किसी वेरिएबल का रेशियो गिवन होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4k 5k और यहाँ पे -k और k, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो k के फॉर्म में होना चाहिए। इसका एक फॉर्म मैंने लिखा हुआ है -1 और 1, और एक फॉर्म लिखा हुआ है 4 और 5, क्योंकि k की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए 4/5। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप देखो यहाँ पे कि जो आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, उस आइगन वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक्चुअल में शो क्या कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपको शो कर रहा है आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लो आप लोग इसको। और अगर अपन देखें यहाँ पे -2 और 7, अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, और उसी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आया है मेरे पास।
जैसा आप देखो -2 के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो -1 और 1 के फॉर्म में है, और लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए मेरे पास जो आइगन वेक्टर है वो 4 और 5 है, और दोनों आपस में आपको दिख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली हम लोग आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, इसका जो k की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। k के कुछ भी किसी भी वैल्यू के लिए x और y की वैल्यूज भी चेंज होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब मैं आपके पास लिखवाता हूं किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पे ऑर्डर होता है n क्रॉस n का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर लिया हुआ है n क्रॉस n, सो उस केस में अपने पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज जो मिलेंगी वो n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, ठीक है। तो n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज के लिए इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर n ऑर्डर में लेने वाला हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसमें नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी? n आइगन वैल्यूज आएंगी। यहां तक अपने को क्लियर है? अब ऐसा आप कभी देखी हो क्या कि भाई किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो ऑर्डर होने वाला है किसी भी मैट्रिक्स का वो फाइनाइट होगा, और वो फाइनाइट ऑर्डर आपको यहाँ पे एक फाइनाइट आइगन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर फाइनाइट आइगन वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और आपने देखा कि एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है मेरे पास है 2, एक है -2 और एक 7, और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और दोनों के दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट थे, और दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेशन आइगन वेक्टर्स के वो भी डिफरेंट थे। क्या आपको ये समझ में आया? आप दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों आइगन वेक्टर जो है अपने आप में डिफरेंट है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है। क्या आपको समझ में आया चीज? अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आइगन वैल्यूज का, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n तो होना ही है, और n क्रॉस n ऑर्डर होने के कारण यहाँ पे जो फाइनाइट आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी, और उसी फाइनाइट आइगन वैल्यूज के लिए अपने पास फाइनाइट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। इसी के करस्पॉन्डिंग मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे फाइनाइट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होंगे, ये तो कंफर्म है, आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होंगे। लेकिन कब कब की बात है? करस्पॉन्डिंगली डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स। क्या आपको समझ में आया? तो फाइनाइट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो होने ही है, लेकिन वो किसके लिए होंगे? वो होंगे करस्पॉन्डिंगली डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के, आइगन वेक्टर्स के यहाँ पे। और आइगन, ऐसे ही आइगन वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और अगर यहाँ पे लेट सपोज किसी भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है दोनों के दोनों सेम हो गए, या जितनी वैल्यूज भी आ रही है आइगन वैल्यूज अगर वो सेम हो गई, या तीन में से कोई भी दो आइगन वैल्यू सेम हो गई, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इस टाइप के वेक्टर्स को डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो देखो मैं फिर से एक छोटा सा मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूं कि फॉर सेम आइगन वैल्यू, फॉर सेम आइगन वैल्यू, for same eigen values, corresponding eigen vectors are dependent। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे? आइगन वेक्टर्स जो से करस्पॉन्डिंग होंगी वो डिपेंडेंट होंगी किसके लिए? फॉर सेम आइगन वैल्यूज। क्या आपको ये समझ में आएगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पास, जो क्वेश्चन में यूज होते रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब कुछ, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना, अपने कॉपी में इसको नोट जरूर कर लेना। अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ के डिस्कशन पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, तो दो आइगन वैल्यू मेरे पास आ रही है, और दो आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास दो आ रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग का एक और पार्ट होता है, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं,
लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे डबल मॉड से, ये देख लो यहाँ पे, और ये होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ये लेंथ समझ में नहीं आया, क्या आपने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है पता है, जब हम लोग अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज में पढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर का जब बेसिक पढ़ते हैं, तो आप ध्यान दो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, और जब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, सो वेक्टर क्वांटिटी लेट सपोज मैंने लिया हुआ यहाँ पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी, सो अपन क्या करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो जहां से उसकी वैल्यू निकल के आती है उस वेक्टर क्वांटिटी की, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये होता है कोएफिशिएंट्स ए स्क्वायर, ये हो गया ए वाई स्क्वायर, और ये हो गया ए जेड स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो आइगन वेक्टर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, और इसका जो लेंथ होने वाला है वो है मेरे पास मॉड ऑफ दिस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए बताया हुआ है, और सेम एज इट इज यहाँ पे इसके लिए हम नोट करने वाले हैं दोनों आइगन वेक्टर्स के लिए। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि मुझे फर्स्ट वाले आइगन वेक्टर का लेंथ लिखना है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये डबल मॉड यहाँ पे, और रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आपको समझ में आया, ये हो गया √2। अभी मैंने सर बोले आपको के के फॉर्म में लिखना था, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक के लिए यहाँ पे आपको बता दिया है। सो जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जैसा ऑप्शन होगा आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये मैं आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा, ये सब डिस्कशन करूंगा। सो यहाँ पे देखो ये -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर, तो यहाँ पे हो गया √2 लेंथ ऑफ दिस आइगन वेक्टर। अगर मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करूं, तो सेकंड पार्ट का जो लेंथ होने वाला है वो है मेरे पास, इसके लिए मैं बताया था आपको, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास √16 प्लस 25, और 16 प्लस 25 आप क्या बोलने वाले यहाँ पे, आप बोलने वाले यहाँ पे √41, क्या आपको समझ में आया। सो इट इज द लेंथ ऑफ दैट आइगन वेक्टर्स, ओके। अब यहां से हम लोग लिखते हैं, एक और फॉर्म होता है मेरे पास, और उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, ठीक है। और ये लिखने का तरीका होता है मेरे पास x डिवाइड बाई, मतलब आइगन वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ दिस आइगन वेक्टर या लेंथ ऑफ दिस आइगन वेक्टर। अगर मुझे लिखना है कि फर्स्ट वाला आइगन वेक्टर का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, तो आप बोलोगे यहाँ पे x1 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ x1, ठीक है। अगर इसको आपको लिखना है तो ये हो गया मेरे पास 1/√2, और ये हो गया -1 और 1, इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, -1/√2 और 1/√2, ये आपको समझ में आया होगा। सो ये हो गया मेरे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो यहां पे हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, ये हो गया मेरे पास x2 डिवाइड बाई x2, और इसका ये मॉड, मतलब आप लिखने वाले हो 1/√41, और ये हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में 4 और 5। अगर इसको आप आगे लिखते हो तो ये हो जाएगा 4/√41 और 5/√41। सो ये हो गया मेरे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर ये अचानक से नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कहां से आ गया, समझ में नहीं आया। एक बात बताओ आप लोग, अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, है ना, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो अगर ये हो जाएगा मेरे पास ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक। इस वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था अभी, ये होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करता हूं, और यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल वेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो होता है। और वही चीज मैट्रिक्स की भाषा में उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। क्या आपको समझ में आया कैसे मैंने इसको वेक्टर वाले चैप्टर से रिलेट किया हुआ है मैट्रिक्स में। और आइगन वेक्टर्स एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे देखो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड लिखा,
और उसी वेक्टर क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लिखा, और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म एक्चुअल में ये है अपने पास यूनिट वेक्टर जब ये अपन किसी भी क्वांटिटी का फाइंड करते हैं। तो वैसे तो लिख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय मॉड ऑफ दिस वेक्टर, और यहाँ पे भी तो वही लिखे हैं हम लोग क्या, वेक्टर क्वांटिटी और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर। देखो आप दोनों तरीके से आप देख सकते हो। सो इतनी सारी चीजें आपको ना बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में यहाँ पे ब्रीफ कर दूं कि सबसे पहले अपन क्या किए किसी मैट्रिक्स के लिए, और मैट्रिक्स का यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं 2x2 का, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को यहाँ पे आइगन वैल्यूज कितनी मिलेंगी 2। और बट इस अगर मैं इस एग्जांपल को देखता हूं तो वहां पे आइगन वैल्यूज क्या है, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, और उसी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कहने का मतलब क्या है कि वहां पे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन the two eigenvectors which is obtained by lambda equal to -2 and lambda equal to 7 respectively। क्या आपको बात समझ में आ रही है? which are independent eigenvectors। जैसा आप देख रहे हैं कि एक है -1 और 1 और एक है मेरे पास 4 and 5। there is no relationship between these two eigenvectors, so that's why it is called eigenvector representation। अब अगर यहाँ पे ऐसा केस भी आएगा अपने पास, मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, इसको डिस्कस भी करूंगा कि अगर अपने पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू सेम हो गया, चलो अपने पास है 3x3 का मैट्रिक्स है और 3x3 के मैट्रिक्स में मेरे पास 3 आइगन वैल्यू आ रही है और 3 आइगन वैल्यू में कोई भी 2 सेम हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो होंगे मेरे पास करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। क्या आपको समझ में आया? दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब मैंने बात किया था किसी भी मैट्रिक्स का तो ऑर्डर जो होगा वो फाइनाइट होगा, है ना। तो फाइनाइट ऑर्डर के लिए मेरे पास जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो आइगन वैल्यूज जो है वो भी फाइनाइट होंगी। तो मैं यहाँ पे कमेंट ये कर सकता हूं, क्या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी बात होती है आइगन वैल्यूज का, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, आइगन वैल्यूज का, तो आइगन वैल्यूज जो होती है वो हमेशा फाइनाइट होंगी। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं आइगन वेक्टर्स की, है ना, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, तो आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। सर कैसे, समझ में नहीं आया? आपको बता रहा हूं, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइगन वैल्यूज जो है वो फाइनाइट होंगी, क्योंकि अपने पास जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतनी आइगन वैल्यूज निकलेंगी, और मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइनाइट होता है तो लिखा है मैंने फाइनाइट आइगन वैल्यूज। लेकिन आप ध्यान दियोगे कि जब मैंने बोला आपको कि -2 के लिए जो आइगन वेक्टर निकाले हम लोग, जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखो यहाँ पे -1 और 1 है, ठीक, लेकिन k की वैल्यूज के लिए x और y के डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि आइगन वेक्टर जो है वो अपना इनफाइनाइट हो सकते हैं या फाइनाइट हो सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आइगन वेक्टर जो है, यहाँ पे मैं छोटा सा कमेंट लिख रहा हूं कि ये जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट ये दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि अपने पास लीनियर सिस्टम इक्वेशन के कितने इक्वेशंस हैं वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन फाइनाइट आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास फाइनाइट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होंगे, ये कंफर्म है, फाइनाइट आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा x और y की वैल्यूज कितनी निकल के आ रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग आराम से नोट कर लो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। सो होप सो आपको आइगन वेक्टर्स का समझ में आया होगा। सो पूरा बोर्ड यहाँ पे फिल हुआ है, इसमें पूरा मैंने आइगन वेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है हर एक चीज। आप इसको अगर पढ़ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं फंसोगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन हम लोग बनते हैं, कैसे अपना अप्रोच बनेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो अपना ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट कर लो।